पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है। नरेंद्र मोदी वोट चोर। नरेंद्र मोदी को सीधे उन्होंने चोर कह दिया। अच्छी बात है क्या ये? भाजपा प्लस इलेक्शन कमीशन प्लस ईडी प्लस सीबीआई प्लस आईटी प्लस मीडिया, अगर इन सबको मिला के लड़ना हो तो आखिर ऑपोजिशन कैसे लड़ेगा? क्या कहते रहे कि या तो माफी मांगो, या तो आप एफिडेविट दीजिए या माफी मांगिए। तो लग रहा था कि वो पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक पाषाण युग में जीने की कोशिश कर रहा है इलेक्शन कमीशन हमारा कि वो मशीन रीडेबल डेटा नहीं दिया, जिसकी वजह से 6 महीने लगे राहुल गांधी को और उनकी टीम को कि वो एक विधानसभा का आकलन कर सकें। ये जो उनके पक्ष का जो कर सकते कार्य है वो मुझे उस स्तर पर नहीं दिखता है। जब कभी भाजपा विपक्ष में होती थी उसके विरोध का तरीका देखें, वो सारे सबूत के साथ आती थी, अपने विरोध पर रखती थी। सारे मुद्दे जो बिहार के चुनाव के थे वो तो सब हवा में चले गए, अब तो सिर्फ वोट चोरी सुनाई दे रहा है। बहुत बड़ा मुद्दा है डेमोक्रेटिक राइट जो हमारा है, जो हम वोटिंग का अधिकार जो मेरा है एक इंडिविजुअल को, अगर आप उसको खत्म करना चाहते हैं, इस तरह के प्रयास करना चाहते हैं कि ये हमारा खत्म हो जाए, फिर इसको तो मुद्दा बनाना पड़ेगा ना। हरियाणा को देख ले, विपक्ष का वोट बिखराव करके सत्ता में आ गई। ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल वो सत्ता के बहुत करीब, कई जगह बहुत कम वोट से जीते वो लोग। वही हिसाब बिहार में भी है कि सत्ता को अब विपक्ष के वोट काटने के लिए कई हथियार आ गए हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश की राजनीति में इतनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, जिसे हम पत्रकारिता की भाषा में न्यूज़ साइकिल कहते हैं, कि बहुत मुश्किल है जो घटनाक्रम हो रहा है उसको समझ पाना और आपको बता पाना। राहुल गांधी और साथ ही तेजस्वी यादव और पूरा इंडिया ब्लॉक जिस मुद्दे को उठा रहा है वो है वोट चोरी का मुद्दा, और इसको लेकर बिहार में हम देख रहे हैं एक वोट अधिकार यात्रा हो रही है। इस यात्रा के कई दिन गुजर चुके हैं। हर रोज़ हम ये देख रहे हैं वहाँ पर रैलियाँ हो रही हैं, भाषण हो रहे हैं, लोग वहाँ पर आ रहे हैं और एक तरह का जन आंदोलन क्रिएट करने की, पैदा करने की कोशिश हो रही है। क्या ये जन आंदोलन बन पा रहा है या फिर सिर्फ ये एक तमाशा है, सिर्फ ये एक नुमाइश है, सिर्फ कुछ हज़ार लोग पॉलिटिकल पार्टियों के इकट्ठे हो रहे हैं और इसके बाद कुछ नहीं होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वोट चोरी का मुद्दा बिहार के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन पाएगा? क्योंकि सबसे पहला इम्तिहान जो होने जा रहा है विपक्ष का, और विपक्ष के इस इतने बड़े क्लेम का कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भारत की सरकार, या मैं कहूँगी जो पॉलिटिकल पार्टी भाजपा है उसके साथ मिली हुई है और आपके वोट की चोरी कर रही है। बहुत संगीन इल्ज़ाम है और इसको बार बार दोहराया जा रहा है। यहाँ पर बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए उनको चोर कह दिया है। देश के प्रधानमंत्री को चोर कहा है और जनता से पूछा कि किसकी चोरी कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि वोट की चोरी कर रहे हैं। एक छोटी सी एक क्लिप सुन लेते हैं। जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है। नरेंद्र मोदी वोट चोर। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। पटना से दो वरिष्ठ पत्रकारों को मैंने आपके लिए बुलाया है ताकि उनके ज़रिए हम मुद्दों को समझ सकें। जो राष्ट्रीय पत्रकार हैं समझते तो हैं वो मुद्दों को, लेकिन मैं हमेशा विश्वास करती हूँ जो लोग ज़मीन पर वहाँ मौजूद होते हैं, जनता की नब्ज़ पे जिनका हाथ होता है, उसी हवा में सांस ले रहे हैं और उसी पानी को पी रहे हैं। तो मुझे लगता है बेहतरीन तरीका है अगर हम किसी राज्य को समझना चाहते हैं तो उस राज्य के पत्रकारों से और जो विश्लेषक हैं उनसे बातचीत की जाए। वरिष्ठ पत्रकार चंदन जी मेरे साथ मौजूद है और साथ ही अशोक मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। चंदन जी, अगर मैं सबसे पहले आपके साथ ही शुरुआत कर सकूं तो मैं ये कहना चाहती हूं कि राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं सीधे तौर पे हमलावर हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी को सीधे उन्होंने चोर कह दिया, कैसे आप प्रतिक्रिया देंगे? अच्छी बात है क्या ये? दरअसल उन्होंने जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है उसके जो ठोस आधार होने चाहिए वो मौजूद नहीं है। जैसे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि किसी भी पद यात्रा का, किसी भी जनसभा का, किसी भी संबोधन का असर होता है,
लेकिन वो असर कितना होता है, किस वर्ग पर होता है और बिहार की बात बात करें तो जाति या धर्म पर होता है, यह आकलन ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी जी ने जिस वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए कई नाम को कहा, जैसे रोहतास से रंजू देवी का नाम लिया, नवादा से सुबोध कुमार का नाम लिया, सिवान से मिंटो देवी का नाम लिया, वो सारे कहीं न कहीं वोटर लिस्ट में पाए गए। तो अगर आप आरोप को सिद्ध नहीं कर पाते हैं और वो मंच से आकर के वो अपनी बात कह देते हैं कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो सारे आरोप धरे के धरे रह जाते हैं। और जब इस वोटर पद यात्रा की मूल अगर चेतना को देखें, तो वो सिर्फ़ यही है, वोटों की चोरी। सवाल यह भी उठता है राहुल गांधी के लिए, क्या वोट चोरी जो है बिहार के चुनाव में असल मुद्दा बनेगा? इसके अलावा भी कोई मुद्दा है? और अगर सचमुच चोरी हो रही है तो कांग्रेस क्या कर रही है? अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा के लोगों का जहां कहीं भी नाम कटा है, वो उसे जोड़ने की प्रक्रिया में अपनी टीम को लगा देते हैं। कांग्रेस क्या करती है? तो अगर चोरी हो रहा है तो उसको नाम जोड़ने में जो दिखाएंगे वही आपका प्लस होगा, लेकिन केवल कहने से नहीं होगा। जिस तरह से भाजपा फ्रंट फुट होकर काम कर रही है, फॉर्म 6 भरा रही है, शिकायत कर रही है, उसका पर्ची ले रही है और उसे जाके बीएलओ के पास जाकर सुधार करवा रही है, क्या वह काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं? तो अगर नहीं कर रहे हैं तो वो बोलने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि आप धरातल पर कुछ ऐड नहीं कर पाते हैं। और ये कमजोरी सबसे दिख रही है तमाम विपक्षी दल का, कि जिस तरह से भाजपा अपनी कमियों को छुपाती है या बचाती है या सजाती है, उस तरह से नहीं, ज़मीन पर कांग्रेस काम या तो राजद करना के चाहिए, लोग आपकी इस नहीं कर बात से मैं पाते। सहमत हूँ, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि सरकारी मशीनरी किसके पास है। केंद्र में किसकी सरकार है, राज्य में किसकी सरकार है, देश के लगभग सभी राज्यों में, बेशतर राज्यों में किसकी सरकार है। जो संसाधन है और जो ज़मीन पर समर्थन है, जो ज़मीन पर जो लोग मौजूद हैं, वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी के ज़्यादा हैं, तो ये बराबरी की लड़ाई वैसे भी नहीं है चंदन जी। और दूसरी बात ये है कि अगर पॉलिटिकल पार्टियों को आपस में लड़ना हो तो फिर भी लड़ लें, कि मान लेते हैं कि भाजपा और कांग्रेस को लड़ना है, लेकिन अगर भाजपा प्लस इलेक्शन कमीशन प्लस ईडी प्लस सीबीआई प्लस आईटी प्लस मीडिया, अगर इन सबको मिला के लड़ना हो तो आखिर ऑपोजिशन कैसे लड़ेगा? अशोक जी, मैं चाहती हूँ चंदन जी की बात का आप जवाब दें। ये इस मुद्दे पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन द्वारा जो एसआईआर लागू किए चालू चालू किया गया जून से जुलाई से, तो उसमें एक तो सबसे पहले ये कि एक दिन पहले नोटिफिकेशन आया और ये सबसे आप वाकिफ हैं, और एक दिन के बाद 25 तारीख से वो उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। ऑल ऑन सडन ये प्रक्रिया चालू कर दिया गया और सारे पॉलिटिकल पार्टी जो वो थे वो टेकन बैक, इसको कहते हैं, आश्चर्य में थे कि ये क्या शुरू हो रहा है। ये तो पहले जनवरी में जो सब्सटेंशियल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल होता है जो ऑलरेडी हो चुका था, उसके बाद इन्होंने चालू किया। उसके बाद जो उन्होंने किया कि 11 डॉक्यूमेंट्स जो प्रोविजन किया, उस 11 डॉक्यूमेंट्स में ऐसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे। आप जाइएगा तो लाखों वोटर के पास आपको दो चीज ही मिलेगा। एक कॉमन वोटर से गांव में देहात में, तो वो बताएंगे कि मेरे पास एक वोटर आईडी कार्ड है और एक आधार कार्ड है, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं। कई लाखों के लाखों हजारों हजारों वोटर के पास ये कुछ नहीं। तो अगर आप इन दोनों को अगर आप वैलिड नहीं मानते हैं तो लोग तो उस पे अपना वो जो प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं कर पाया। और इसी तरह आप देखेंगे कि जो फाइनल जो इलेक्टोरल रोल निकला है उसमें करीब करीब 65 लाख लोगों का है, उसमें कुछ 22 लाख के आसपास में जिनका डेथ हो गया है, 36 लाख ऐसे हैं, करीब करीब 36 लाख से थोड़ा ज्यादा जो कि सिक या एब्सेंट पाए गए हैं, और करीब करीब 7 लाख ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी इनरोल्ड कैटेगरी में आते हैं। मुद्दा ये है कि उसमें सबको सभी के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं थे या हैं, तो उसके कारण बहुत लोग उसमें से निकल गए। नंबर 2, अब इलेक्शन कमीशन, ये जो बात है कि इलेक्शन कमीशन बार बार ये कह रहा है, जैसे राहुल गांधी पर उसने कहा कि आप या तो प्रूव कीजिए या आप माफी मांगिए। ये मुद्दा हमको समझ में इसीलिए नहीं आता है कि मैं आई एम येट टू ग्रैब इट, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड। ये अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास हम जाते हैं कोई ग्रीवांस लेके, तो उस ग्रीवांस के लिए हम आवेदन देते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा हमको लगा है और ये बातें हैं, आप हमको उस पर इंक्वायरी कीजिए या उनके आ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन का यहाँ रोल बनता है कि वो हर एक जो अपोजिशन पार्टी, जो भी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो या अदर रीजनल पार्टीज हो, ये जो आरोप लगा रही है पर इन्वेस्टिगेट करना तो ये इलेक्शन कमीशन का काम था, ये मामूली काम था।
और यही बात कॉमन आदमी को समझ में आती है, और यही बात कई पुराने इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिशियल्स ने या सीनियर ऑफिसर ने, जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हुआ करते थे, उन लोगों भी ने ये बात कहा कि मेरे पास आता तो मैं दूसरे ही दिन इस पर इंक्वायरी ऑर्डर कर देता, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो मामला यहाँ ये बनता है कि इसको आप, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ ज्ञानेश जी का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो हमको तो ये लगा उनका इलेक्शन का, मैंने सुन रहा था, मैं लाइव उनका सुन रहा था, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे उन्होंने किसी क्वेश्चन का जवाब ठीक से नहीं दिया, और उसके बाद सीधा कहते रहे कि या तो माफी मांगो, या तो आप एफिडेविट दीजिए, या माफी मांगिए। तो लग रहा था कि वो पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुझे तो जी हाँ। लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो रूलिंग पार्टी है उसको ज्यादा घाटा हुआ, और बल्कि कि जो 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 उनका उद्देश्य था कि हम राहुल गांधी को या किसी और पार्टी को डिमीन करने, तो उससे ज्यादा जी तो हाँ, हमको लगता है रूलिंग मैं पार्टी को ही घाटा हो गया। जी, ज़रूर। नहीं, मैं सवाल ये पूछना चाह रही थी, आपने आपने ये बात दुरुस्त कही है, लेकिन मैं ये देखना चाह रही थी कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पहले राहुल गांधी का प्रेजेंटेशन, फिर इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी तक ये देखिए, मैं तो सोच रही थी कि नरेंद्र मोदी को भी राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहिए था, संबोधित करना चाहिए था। इतना बड़ा आरोप लग रहा है, उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी केंद्र में है और इस चर्चा के भी केंद्र में है। ज़मीन पर मैं दोनों से ही सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी दिलचस्पी इस बात में है इस वक्त। चंदन जी ने कई सवाल उठाए हैं, मैं इस पे भी काउंटर सवाल ज़रूर पूछूंगी, लेकिन इस वक्त क्योंकि मैंने अपने ऑडियंस से ये कहा कि मैं ये पूछना चाहती हूँ आप दोनों से कि ज़मीन पर क्या असर पड़ रहा है। चंदन जी, आप ये कह रहे हैं कि एक ख़ास तरह के लोगों को एड्रेस करने की कोशिश हो रही है। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि चलिए मान लेते हैं कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा और इसके अलावा मुसलमान, जो इस तरह के लोग हैं, क्या इनके बीच वोटर प्रभावित हो रहा है इस बात से? क्या वो ये मानता है कि बिजली, सड़क, पानी, बैंक अकाउंट, रोज़गार, इससे ज़्यादा मेरे लिए बुनियादी मुद्दा अहम है वोट चोरी का? क्योंकि सारे मुद्दे जो बिहार के चुनाव के थे वो तो सब हवा में चले गए, अब तो सिर्फ वोट चोरी सुनाई दे रहा है। जी, यह आप जैसे विपक्ष इस मुद्दे को बनाना चाह रहा है, लेकिन अगर धरातल पर देखेंगे तो आज भी लोग सबसे ज़्यादा परेशान अगर हैं तो गरीबी से, बेरोज़गारी से, नौकरी से, रोज़गार से। और यही वजह है कि लगातार इन बातों से अपने को अलग रख करके लगातार बिहार सरकार नौकरियाँ और निकाल रही है और लोगों को नियुक्त कर रही है, क्योंकि बेसिक ज़रूरत उनकी वही है, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर वोट देने के आधार को हम मान के चलें, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस से जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो ये कि उसने लिटमस टेस्ट की तरह कुछ ऐसे वोटर को सामने नहीं लाया जिस पर ये साबित हो सके कि वो जो है उनका नाम कट गया है, और जिनका भी लाया वो उसका वोटर लिस्ट में नाम था, उससे एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और कहीं ये आरोप सिद्ध नहीं हो पाते। मैं इस बात से एग्री हूँ कि चुनाव आयोग का जो बयान था कि माफी मांगे, यह एक पॉलिटिकल बयान जैसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप एक राजनीतिक पार्टी है, आप अपने उत्कर्ष के लिए, अपने कैसे वोटर के उत्कर्ष के लिए अगर आप ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करते हैं तो वो बिल्कुल आरोप जो है ना, बिल्कुल कहते हैं कि हवा में रह जाता है। लेकिन आप ग्राउंड स्तर पर काम करते हैं और आरोप भी लगाते हैं तो दोनों पुश होकर के लेकिन एक बड़े वर्ग चंदन को जी यहाँ पे प्रभावित काउंटर कर सवाल ये सकता है। होगा कि देखिए, दो तीन अहम बातें जो राहुल गांधी कहने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने दोहरा देती हूँ। एक बात वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें मशीन रीडेबल डेटा नहीं दिया गया। आप ये सोचिए, पूरी दुनिया में जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, डिजिटल इंडिया का इतना बड़ा बड़ा नारा है, पूरी दुनिया में इसको लेके चर्चा हो रही है, ऐसे दौर में एक पाषाण युग में जीने की कोशिश कर रहा है इलेक्शन कमीशन हमारा कि वो मशीन रीडेबल डेटा नहीं दिया, जिसकी वजह से 6 महीने लगे राहुल गांधी को और उनकी टीम को कि वो एक विधानसभा का आकलन कर सकें। दूसरी बड़ी बात, मैं तो बिहार का ही जिक्र करना चाहती हूँ कि बिहार का डेटा जब अपलोड किया गया डिजिटल फॉर्म में और उस डेटा को हटा के स्कैन कॉपी लगा दी गई ताकि कोई उसको एनालाइज ना कर सके फटाफट, ये बड़ी हैरानी की बात है। और फिर उसके बाद उनसे पूछा कि भाई आप हमें वो दे दीजिए, सीसीटीवी कैमरा फुटेज दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं की इज्जत की बात है। तो ये अपने आप में बिल्कुल हास्यास्पद है चंदन जी कि इससे ज़्यादा और क्या कोई कहे, इससे ज़्यादा और क्या कोई करे और बताए जिससे ये पता चलता हो कि इलेक्शन कमीशन किस पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रहा है। जी, मैं आप जितने आरोप लगाए मैं उससे बिल्कुल मैं उसका साक्षी भी हूँ और मैं बताना भी चाहता हूँ कि ऐसी बातें आई है तो कहीं न कहीं
जो मैंने कहा कि चुनाव आयोग जो है, वो उस पर कुछ पॉलिटिकल रंग दिख रहा है। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि आप व्यवस्था के विरुद्ध कैसे काम कर सकते हैं? ये आपकी पोटेंशियलिटी है, ये आपकी ताकत है, ये आपके जनता को आकर्षित करेगी। ये जो उनके पक्ष का जो कह सकते हैं कार्य है, वो मुझे उस स्तर पर नहीं दिखता है। जब कभी भाजपा विपक्ष में होती थी, उसके विरोध का तरीका देखें, वो सारे सबूत के साथ आती थी, अपने विरोध को रखती थी। मैं इस पॉइंट पर हमेशा असहमत हूँ कि विरोध करने की रणनीति जो है कांग्रेस की, राजद की, बिल्कुल सटीक नहीं है। उसमें ज़्यादा हंगामा होता है और बिल्कुल कोई ऐसा सबूत नहीं पेश किया जाता है जिससे जनता अचानक से आकर्षित हो जाए और लगे कि ना भाई अब अगर आप पूरे राज्य की भी बात कर लें तो सीमांचल में जहाँ 9.8% है तो नवादा में 6 पॉइंट कुछ 8% वोट कटा है। ऐसा नहीं कि बहुत आशातीत वोट कट गया है सीमांचल में, लेकिन सीमांचल के लोग ये कहते हैं कि भाई ये खास वर्ग का वोट काट दिया गया है। तो इसके लिए तो ग्राउंड लेवल पर वर्क करके चीज़ों को रखना चाहिए। वो चुनाव आयोग का डाटा हो सकता है, लेकिन इनके बूथ स्तर पर कार्यकर्ता भी तो डाटा तैयार कर सकते हैं, जो हम्म। कि एकदम आईना हो आयोग के सामने और आयोग शर्मिंदा हो और आयोग सुधार करने पर आमादा हो। ये आपके बस की बात तो है। अशोक जी, आपसे 2 सवाल हैं मेरे। एक तो चंदन जी जो बात कह रहे हैं, या तो इनको दुरुस्त कर दीजिए आप या इस बात से सहमत हो जाइए। वो ये कह रहे हैं कि भई 1-2 जो हमने केस मैंने भी देखे जिसमें आके वो औरतें ये कह रही हैं कि नहीं मेरा नाम, या इसी बात को बरअक्स कह रही हैं, उसके विरोध में कह रही हैं कि जो राहुल गांधी का दावा था, आपको लगता है उनके होमवर्क में कमी थी? या जो कह रहे हैं यहाँ पर चंदन जी कि अगर आप दावा कर रहे हैं तो उसको साबित करने की भी आपकी हैसियत होनी चाहिए? ये सवाल का एक हिस्सा, सबसे पहले इसका जवाब दे दीजिए। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, अब उसके पर मैं जवाब नहीं देना चाह रहा हूँ ऐसी इस तरह का सवाल जवाब, लेकिन मैं एक सच्चाई आपके सामने में पेश कर रहा हूँ। मैंने 2 पीडीएफ कॉपी का जो इलेक्शन कमीशन पीआईसी का जो मतलब कॉपी देखी है, उसमें कुछ लोगों ने जिस समय तेजस्वी यादव के डबल इपिक नंबर पे कंट्रोवर्सी हुआ था, तो उसमें निकाला गया कि भाई इनका ये नंबर सही है, 216 से एंडिंग सही है और एक और था 120 और समथिंग, वो गलत है। फाइन, आपको नोटिस भी भेजा गया इस पर। सिमिलरली कई बातें आएगी कि विजय कुमार सिन्हा डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बारे में भी ये बातें छपी, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो रिवीजन के लिए पहले दे दिया है। तीसरा एग्जाम्पल है मिस्टर बीजेपी के एक वरिष्ठ आदमी है जो गुजरात के हैं और यहाँ दलसानिया साहब का भी यहाँ वोटर आइडेंटिटी कार्ड बना है। तो मैं मानता हूं कि जो जिस स्टेट में 6 महीना अगर रह गया तो उसको पीआईसी बनने का अधिकार है और उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अब मैं ये देख रहा हूं कि जो तेजस्वी यादव का जो सीट निकाला गया जिसमें उनका नाम था, जो जिसको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यही एक वैलिड आपका पीआईसी है, इपिक है। अब उसमें अगर आप उस सीट को एनालाइज करें, आप देखेंगे कि उसमें जितने 15, 20, 25, 50 जितने भी लोगों का नाम है, सबका रेजिडेंशियल जो हाउस नंबर है वो 107, चाहे ब्रिजभूषण सिंह हो, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव हो या XYZ हो, सबका घर का नाम 107। ये कैसे हम मान के चले कि सारे लोग 107 नंबर में 50 आदमी मिलके रहते हैं और सब एक ही परिवार के हैं, सबका टाइटल अलग अलग है, उसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, अदर्स भी हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग हैं। तो इस तरह का आप निकालेंगे तो आप पे इस तो लोगों को डाउट होगा कि नहीं होगा? मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, इसमें आपको डाउट और दूसरी बात ये है कि बातें इस तरह की जो बातें आई है, तो उससे लोगों में इलेक्शन कमीशन के वर्किंग पे, उनके सिस्टम पे लोगों को डाउट होने लगा है और इसीलिए ऑपोजिशन उसको वोट चोरी की बात करने लगे नहीं, हैं। और मैं ये भी जिसका कहने की रिस्पॉन्स कोशिश कर रही हूँ हम कि भाई कांग्रेस पार्टी या आरजेडी या समाजवादी पार्टी, इनके पास कहाँ से इतना रिसोर्स आएगा कि एक विधानसभा सीट को एनालाइज करने में जिसको 6 महीने लग गए। आप सोचिए कि देश में अगर धांधली की खबर को बाहर लाना पड़े। लेकिन चंदन जी ने एक और अहम बात की है और मैं इस बात को समझना चाहती हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ दिल्ली में बैठकर ये नहीं अस्यूम करना चाहती कि पटना में या बिहार के गाँव में क्या खबर बड़ी है। मुझे ये बताइए, वो ये कह रहे हैं कि भाई बिहार की जो मौजूदा सरकार है वो नौकरियां पेश करने की कोशिश कर रही है, नौकरियां निकाल रही है और जो आम मुद्दे हैं उनको आगे बढ़ा रही है। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये वोट चोरी का मुद्दा लेके बैठे हैं। अब यहाँ पे सवाल बुनियादी ये आ जाता है कि अगर एक व्यक्ति से उसके वोट देने का अधिकार या उसके वोट की सुरक्षा अगर खतरे में है तो क्या फिर भी रोजगार, बिजली, सड़क, पानी, ये मुद्दे अहम होंगे? ये बड़ा ही एक बहुत पेचीदा सवाल है ये। मैं इस पर कुछ कहना चाह रहा हूँ आपको कि
ये जो बेरोजगारी है, इसका मुद्दा बनाया लोगों ने, और बनाना भी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। माइग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो बिहार से अमूमन लोग बड़े बड़े शहरों में नौकरियों के लिए जाते हैं, लाइवलीहुड के लिए जाते हैं। नौकरियां तो दूसरी चीज है। जो अगर कोई सीनियर पोजीशन पे नौकरी में आ गया और उसकी पोस्टिंग अगर चेन्नई हो गई, तो वो चेन्नई जाएगा ही, बैंगलोर जाएगा ही, दिल्ली जाएगा ही। लेकिन जो लोग जाते हैं लाइवलीहुड के लिए, लेबर का काम करते हैं, थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉइज का काम करते हैं, वो लाइवलीहुड के लिए जाते हैं। इस तरह का माइग्रेशन इसीलिए होता है कि वहां बिहार में हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है नौकरियां। अब लोगों ने 2017 के बाद मैं देख रहा हूं कि जब तेजस्वी जी नीतीश जी के साथ सरकार बनाए थे, तो उन्होंने दो काम किया। उन्होंने कहा कि मैं इतनी इतनी नौकरियां दूंगा। नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने कहा कि मैं इतनी इतनी नौकरियां दूंगा, जो तेजस्वी के समय थे। कुछ लैक्स में नौकरियां, कुछ नौकरियां बांटी भी गई। और उसके बाद जब नीतीश कुमार फिर आ गए, भाजपा के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया, तो उसके बाद भी उन्होंने नौकरियों का अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने घोषणा किया है कि ये मैं इतना इतना नौकरी दूंगा, 1 लाख, कुछ लाखों में उन्होंने गिनाया है कि ये नौकरियां नहीं, मैं बट दूंगा। अशोक जी, सवाल ये था कि वोट चोरी बनाम बुनियादी मुद्दे, बुनियादी मुद्दा है कौन सा? उसी पे मैं आ रहा हूँ कि ये मुद्दे, ये देखिए, बेरोजगारी या माइग्रेशन या शिक्षा या स्वास्थ्य, ये हमेशा से हर एक इलेक्शन में, हर एक समय में, हर एक सरकार को क्वेश्चन करने के लिए लोगों के पास मुद्दा रहता है। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा अभी बन रहा है कि आपने हमारी डेमोक्रेटिक राइट जो है हमारा, कि मैं एक वोटर हूं, मैं सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं एक वोटर हूं, उसको जब आप हमको डिनाई कर रहे हैं, तो मेरे पास एक मुद्दा ये बड़ा खड़ा हो जाता है। अगर मेरा बेसिक राइट ही आप इंक्रोच करना चाहते हैं, तो मैं तो फिर उस पर करूंगा ना कि मैं, मेरा वोटर का अधिकार आपने छीन लिया। क्यों छीन लिया? आपने देखा होगा कि मैं 35-40 साल से मैं एक वोटर हूं यहाँ, 50 साल से। अगर मैं, मेरे पास कोई बीएलओ नहीं आया, ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ और दूसरा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। डेमोक्रेटिक राइट जो हमारा है, जो हम, वोटिंग का अधिकार जो मेरा है एक इंडिविजुअल को, अगर आप उसको खत्म करना चाहते हैं, इस तरह के प्रयास करना चाहते हैं कि ये हमारा खत्म हो जाए, फिर इसको तो मुद्दा बनाना पड़ेगा ना। बनाना और पड़ेगा। आप अपोजिशन ये कह अगर रहे बना रही है, तो हैं इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं नजर होना नहीं आ रहा चाहिए। है। और हमको लगता है कि मेरे जैसे कई हजारों लाखों लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। इसीलिए आप देख रही होंगे कि जो ये यात्रा निकली है, उसका जो रिस्पॉन्स है, वो बहुत ही इंप्रेसिव रिस्पॉन्स है। ये सारे लोग मानते हैं कि नहीं, भीड़ तो जमा हो रही है, लोग साथ साथ जा रहे हैं, और वोट चोरी का इल्जाम जो लगा रहे हैं, वो लोग उससे इंप्रेस नजर आते हैं, लोग उससे इन्फ्लुएंस नजर आते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं, ये बात सही है। लेकिन कई उस भीड़ में ऐसे हैं जिनको आज ही आप देखे होंगे कि जहां फ्लड आ गया है, हमारे पास अभी गंगा का फ्लड आया हुआ है, और गंगा में और भी जमुनिया एक गांव है, जमुनिया, उसमें कई गांव बह गई है। उन लोगों से आज बातचीत करने में आप जाएं, आप देखें, उनसे बात करें, वो लोग बताएंगे कि बीएलए तो आया था, आप हमको जी दे गया, हमने कुछ कर दिया, लेकिन हमारा नाम नहीं है, और हम देख पाने की स्थिति में नहीं है। जी हाँ, आखिरी दो सवाल पूछना चाहती हूँ, समय थोड़ा कम है। आप कह रहे हैं आपके पास बीएलओ नहीं आया। आज पटना में ही एक वरिष्ठ पत्रकार से बातचीत हो रही थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि उनकी रजामंदी मेरे पास नहीं है कि मैं उनका नाम ले सकूं। वो कह रहे हैं उनका तो कट गया है, उनका वोट कट चुका है। वो लॉयर से बात कर रहे हैं। हमारे पास मान लीजिए बीएलओ नहीं आया, हाँ लेकिन और हमारा सिस्टम है जिससे लोग पहुंचे या उससे उन्होंने करवाया। लेकिन हमारे जैसे कई लोग हैं जिनके पास बीएलओ नहीं आया, और नहीं आया, और वो चूंकि यहाँ नहीं है। मैं आपको तो एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। जी, मैं आती हूँ आपके पास। मैं चंदन जी की तरफ मैं जाना चाहती हूँ। जी जी जी, हाँ अशोक जी, मैं वो उस पर साइन नहीं कर पाते। अशोक जी, मैं चंदन जी की तरफ जाना चाहती हूँ। चंदन जी, ये बताइए फिलहाल कि अगर अभी हम यहाँ अगस्त के आखिरी हफ्ते में लगभग आ रहे हैं, आ चुके हैं, और अब चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बताइए ईमानदारी से कि सूरत हाल अभी क्या नज़र आ रही है? क्या कोई चांस है इधर जो इंडिया ब्लॉक है उसका, तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इनकी पार्टी का, या अभी भी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी आपको लगता है कि बीजेपी और ये जो गठबंधन है एनडीए का, ये आगे है? देखिए, भाजपा के अगर वर्तमान या कुछ कह सकते हैं कुछ साल पहले के जीत का आकलन करें, तो उसका सबसे बड़ा जो मुद्दा ये होता है कि कैसे हम विपक्ष के वोट का बिखराव करें। हरियाणा को देख लें, विपक्ष का वोट बिखराव करके सत्ता में आ गई। ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल वो सत्ता के बहुत करीब, कई जगह बहुत कम वोट से जीते वो लोग। वही हिसाब बिहार में भी है कि सत्ता को अब विपक्ष के वोट काटने के लिए कई हथियार आ गए हैं।
उसमें अब तेज प्रताप और एआईएम वगैरह पार्टियां अगर गठबंधन बना लेती है, वो एक मौजूदा मुश्किल होगी विपक्ष के लिए। जन सुराज किसका वोट काटता है, ये अलग मुद्दा होगी उसके लिए। लेकिन इधर ये कह सकते हैं कि जो एनडीए गठबंधन का वोट काटने के लिए कोई ऐसे कोई स्ट्रैटेजी या कोई अलग पार्टी हो, वो नहीं दिखती है। तो ये वोट का बिखराव अगर होता है तो मुझे एज लगता है कि ये एनडीए की तरफ है। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको याद होगा जब तेजस्वी यादव ने रोजगार को मुद्दा बनाया, तेजस्वी यादव ने जब पलायन को मुद्दा बनाया, तेजस्वी यादव ने जब अपराध को मुद्दा बनाया, तो नीतीश सरकार डर करके उस पर काम करना शुरू कर दी, नौकरियां निकालना शुरू कर दी, पलायन रोकने की बात कर दी। लेकिन वोट चोरी के मामले पर इस सरकार को बिल्कुल कोई विरोध नहीं, सोई हुई है। केवल जो कहते हैं कि वो बयानबाजी हो रही है, लेकिन इससे वो डरी हुई नहीं है, क्योंकि जिस डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, प्रक्रिया की बात करते हैं या अधिकार की बात करते हैं, वो करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इस बात को समझते नहीं हैं और कहीं ना कहीं गाइडेड होते हैं। तो हम पढ़े लिखे लोगों के लिए डेमोक्रेट राइट है और हम अपने लिए लड़ सकते हैं, जैसे कि अशोक जी के लिए किसी ने बना दिया, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लिए नहीं बनाया होगा, और जो बहुत ऐसे लोग होंगे जो उस राइट के बारे में समझते भी नहीं। अशोक जी, बिल्कुल आखिरी सवाल आप ही से मैं और आपको लास्ट वर्ड में देना चाहती हूँ कि अभी हम बिहार में कहाँ खड़े हैं। अगर राजनीतिक तस्वीर समझने की, देखने की कोशिश करें तो मुझे बताइए, अभी तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है वो कहाँ है? अभी चंदन जी ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि एनडीए को एज नज़र आ रहा है। आपको क्या दिख रहा है, ये किनारा किसको मिल रहा है? मैं ये बात अभी नहीं कहना चाहूंगा, इट्स टू अर्ली, प्रीमेच्योर होगा कि एज किसी को है या नहीं है। लेकिन मैं इतना बात जरूर कहूंगा कि महागठबंधन और एनडीए में कांटे की लड़ाई होगी, निश्चित तौर पे होगी। उसमें एक तीसरा फैक्टर काम करेगा, वो है प्रशांत किशोर का। अब मैं आपको प्रशांत किशोर पर एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा कि प्रशांत, हमारे 243 सीट है, तो 486 महागठबंधन और एनडीए मिला के 486 सीट्स बनते हैं। उसके इतने लोग एकोमोडेट हो जाएंगे दोनों गठबंधनों में। लेकिन उसके बाद जो बचे हुए, जो एस्पायर करते हैं कि हम भी एमएलए बने, हमारे पास बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास काफी सक्षम है मनी वाइज, अपने कास्ट सपोर्ट वाइज। तो वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग प्रशांत किशोर जैसे ये पार्टियां जो हैं, जैसा चंदन जी ने कहा कि एआईएम, आईएम और वगैरह लोग बना रहे हैं, तो उन लोग में एकोमोडेट करने के लिए 486 के बाद जितने बचते हैं जो एस्पायरिंग हैं, और हजारों में है, कम है, तो वो लोग उधर जाएंगे। अब जन सुराज ने एक इन सबों के बीच में जन सुराज एक अपना एक दे हैव क्रिएटेड अपना वो बना लिया है उन्होंने। और वो उस पे लोग जो जाएंगे, तो जो अगर जातिगत आधार पे पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सक्षम होंगे, पैसे के बल पर सक्षम होंगे, क्योंकि चुनाव इसी दोनों चीज पर होता है बिहार में, कास्ट कॉम्बिनेशन और इफ यू हैव मनी पावर, तो अगर वो सक्षम होंगे, हो सकता है कि एनडीए और गठबंधन दोनों को वो डैमेज करें। तो ये जो इनका जो डैमेजिंग पोटेंशियल है जन सुराज का, प्रशांत किशोर जी का, वो हमको दिखता है, वो डैमेज कर सकते हैं। लेकिन की लड़ाई ये दोनों गठबंधनों में होगी, एनडीए वर्सेस और महागठबंधन में। और यहाँ सिर्फ एक ही मुद्दा अल्टीमेटली काम में आता है, आपको, आप आई हुई हैं, आप देखी हुई हैं, आप भी देखी हुई हैं, दैट इज कास्ट। यहाँ कास्ट गोलबंदियां होती है, और जो कास्ट गोलबंदी होगी, तो कास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेंगे। वो है ईबीसी, जिनका 34-35% का वोट है। फिर उसके अलावा कुशवाहा, तो लव कुश का पार्ट है जो अभी तक नीतीश कुमार जी के साथ हैं, तो कुशवाहा का भी रोल होगा, बहुत मेजर रोल होगा अगर कास्ट की बात आप करें, जो कि बेसिक्स होता है यहाँ बिहार में चुनाव के मद्देनजर। तो अगर ये दोनों फैक्टर काम करता है, बिखरेगा, तो फिर अब कहा नहीं जा सकता है कि तो एज भी। मुझे लगता है कि आप दोनों को मुझे फिर से दावत देनी चाहिए और सिर्फ एक मुद्दे पे बात करनी चाहिए, वो ये कि जन सुराज जो ये पार्टी है, प्रशांत किशोर हैं, ये अपने लिए फ़ायदा पैदा कर रहे हैं या सिर्फ डेंट करने का, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, हिंदी में सोच रही हूँ क्या शब्द होना चाहिए वोट बैंक को डेंट करने के लिए, कि दोनों पॉलिटिकल पार्टियों में से या गठबंधनों में से किसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। दर्शकों से वादा करती हूँ कि जल्दी आप दोनों को फिर से दावत दूंगी और सिर्फ एक मुद्दे पर चर्चा करूँगी कि जन सुराज बिहार में कितना जनाधार बना पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी और चंदन जी, एक अच्छी बातचीत के लिए। मैंने देखा कि आप
आप दोनों काफ़ी असहमत एक दूसरे से हो रहे थे और हम तीनों भी एक दूसरे से असहमत हो रहे थे, लेकिन चर्चा और बहस शायद इसी को कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।